तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। हम लोग अपना करंट अफेयर की सीरीज शुरू किए हैं और हमारा 3 या 4 वीडियो जा चुका है। आप लोग देखिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरह से सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हमने चर्चा कर दिया। कोई ऐसा चीज नहीं जो छूट गया हो। यानी कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उस क्षेत्र से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहीं पे फंस जाएगा। तो इस तरह से हम जो वीडियो लाते हैं पूरी तरह से फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड, पूरी तरह से कोई आयामों को नहीं छोड़ते, सभी चीजों की चर्चा कर लेते हैं। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर उस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा, उस रीजन से क्वेश्चन पूछा, तो यकीन मानिए कि छूटेगा नहीं क्वेश्चन, वहीं से ही आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो इस तरह से हम पूरी अप्रोच को ही डिस्कस कर देते हैं कि ताकि कुछ छूटे ही ना। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा कोरोना वायरस का होगा। जो पिछला वीडियो था वो भी हमारा कोरोना वायरस का था, लेकिन आज का जो वीडियो है ये भी उसी पर है, ताकि कुछ चीज छूटे ना। अगर कोई चीज आया तो यहीं पे ही आपको हम समेट देंगे, ठीक है ना। तो पूरी तरह से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। कोरोना वायरस का जो पिछला वीडियो था आप लोग वहां पे जाकर देख लीजिए। हम वहां पर आपको ब्लड प्लाज्मा मेथड को बता रहे थे, यानी कि ब्लड प्लाज्मा मेथड जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसमें, कोरोना में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को बता रहे थे। उसमें हमने बताया था कि जो लोगों से ब्लड लिया जाता है, व्यक्तियों से, जब किसी पर्सन से क्या किया जाता है, ब्लड लिया जाता है, और उस ब्लड से क्या निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा को अलग किया जाता है। किसको किया जाता है, प्लाज्मा को अलग किया जाता है। और इसी प्लाज्मा को क्या किया जाता है, उस पर्सन को चढ़ाया जाता है। यानी कि इस प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है उस पर्सन को, ना कि ब्लड को। यानी कि किसी व्यक्ति से ब्लड निकालिए तो इस ब्लड को नहीं चढ़ाएंगे। ब्लड लेने के बाद उसके ब्लड से क्या निकालते हैं, प्लाज्मा को अलग करते हैं, और इसी प्लाज्मा को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। यानी कि इस पर्सन को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, क्या, प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं। तो एक बात याद रखना कि ब्लड से प्लाज्मा को अलग करने का जो विधि होता है उसे प्लाज्मा फेरिसिस बोलते हैं। हमने यही वीडियो पर समाप्त हो गया था, तो इसी को लिख लीजिए। क्या बोलते हैं उस मेथड को, प्लाज्मा फेरिसिस। तो यह प्लाज्मा फेरिसिस क्या होता है, यह एक मेथड होता है। इस मेथड के जरिए ही क्या किया जाता है, ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है आपको पता है कि WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो इनमें से हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है, प्लाज्मा की। तो वो आपको कहलाता है प्लाज्मा फेरिसिस कहलाता है। आप लोग ये लिख लेना कि आपसे कभी पूछ लेगा कि प्लाज्मा फेरिसिस के दौरान क्या होता है। ब्लड से प्लाज्मा, ब्लड से WBC, ब्लड से RBC, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिमाग में रखे रहना। हमने इसमें बताया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे क्या होता है, RBC, WBC होता है, और हमारा क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। अगर इसमें बात करें तो सबसे अधिक आपका प्लाज्मा 55% तक पाया जाता है। इसमें आपका लेस देन 1% पाया जाता है WBC, और RBC की अगर बात करें तो ये भी आपका लेस देन 45% होता है। यदि हम टोटल जोड़ लेते तो टोटल हमारा 100% हो गया। यदि इसका कलर पूछें, RBC का कलर कैसा होता है, तो नाम से ही पता है इसका कलर रेड होता है। WBC का नाम से ही पता है इसका कलर व्हाइट होता है, और प्लाज्मा का कलर हमारा होता है येलो होता है। तो ये चीज हमने आपको क्लियर पिछले वीडियो में सारी चीजें बता दिया था। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर इसको अच्छी तरह से देख लेना। तो ब्लड प्लाज्मा की हमने अगर बात करें कि सबसे पहले कहां पर चढ़ाया गया था या कहां पे शुरू किया गया था, चीन के शेंझेन प्रांत में शुरू किया गया था। इस चीन के शेंझेन प्रांत में 10 लोगों में से 7 लोगों को ठीक हो गया था चढ़ाने पे। आज यही इस्तेमाल जो ब्लड प्लाज्मा मेथड है, इसी के जरिए काफी देशों ने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन सबसे पहले की अगर बात करेगा तो चीन ने ही इसकी शुरुआत किया था। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो पर डिस्कस कर लिया था। आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो अगला आगे जो टॉपिक है इसी में, तो कोरोना वायरस के प्रकार लिखिए, हेडिंग डालिए, कोरोना वायरस के प्रकार।
जब भी कोरोना वायरस के प्रकार पूछा जाएगा तो एक चीज आप लोग समझिए, जिस तरह फैमिली में किसी परिवार में एक दादा होते हैं, सबसे बड़े मेन मुखिया सर्वे सर्वा होते हैं, वैसे जो कोरोना है, कोरोना की फैमिली में सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है, वो उसका नाम है कोरोना वेरिडे। लिख लीजिए, कोरोन वीरिडे। तो ये सबसे बड़ा मुखिया है कोरोना परिवार का, ठीक है ना। तो कोरोन वेरिडे याद रखना या वेरिडे याद रखना, तो दोनों नाम इकट्ठे हैं। कभी कभी ऑप्शन में ये पूछ लेगा कि वेरिडे क्या है, तो वेरिडे कोरोना परिवार का सबसे उच्च श्रेणी का सदस्य माना जाता है। ये आप इसमें समझिए, उच्च बीमारी है कोरोना की सबसे। इसी इसी को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी में ये इसको हम कैटेगराइज करते हैं, दो प्रकार में। ये एक बनता है अल्फा कोरोना वायरस, लिख लीजिए अल्फा कोरोना वायरस। दूसरा आपका बनता है बीटा कोरोना वायरस। ठीक, जब अल्फा कोरोना वायरस की चर्चा करेंगे तो फर्दर ये दो भागों में विभाजित होता है, तो इसको लिख लीजिए दो भागों में। पहला है आपका 229E, ठीक है ना, 229E अल्फा कोरोना वायरस। ठीक, दूसरा है आपका NL63 अल्फा कोरोना वायरस। ठीक, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। बीटा कोरोना वायरस दो कैटेगरी में, आपका पहला है HKU1, ठीक है ना, बीटा कोरोना वायरस। ये वाला आपका होगा, आपका जो ये होगा OC43 बीटा कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार और चार प्रकार। यदि कोरोना वायरस की कैटेगरी पूछेगा तो दो कैटेगरी होती है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस। अल्फा कोरोना वायरस दो प्रकार के होते हैं, ये हो गया। बीटा कोरोना वायरस दो प्रकार के हो गए, ये हो गया। कभी कभी इसमें से पूछ लेगा कोरोना वायरस इनमें से कौन सा है, तीन ऑप्शन गलत देके इसी में से एक ऑप्शन मैच करवा देगा, ये नीचे वाला, ठीक। या कभी कभी पूछेगा इनमें से कौन सा कोरोना वायरस के परिवार से नहीं है, तीन ऑप्शन इसी में से सही सही देगा, एक ऑप्शन उल्टा सीधा लिख देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रखे रहना। इसको आप लोग बोलते हैं HCOV229E, इसको बोलते हैं आप लोग HCOV-NL63, इसको हम बोलते हैं HCOV-HKU1, और इसको हम लोग बोलते हैं HCOV, क्या बोलेंगे, OC43। ये HCOV का क्या मतलब है, तो जो HCOV की अगर हम बात करेंगे, HCOV का मतलब है हमारा ह्यूमन कोरोना। क्या होगा, ह्यूमन कोरोना। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। मानव में जो कोरोना जाएगा ये चार प्रकार से ही कोरोना है, तो ये एच कोविड बोलते हैं, एच कोरोना ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस का जब प्रकार आएगा तो इसी में से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। याद रखना, हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, बस आप लोग बेहतर इत्मीनान से इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, और यदि अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाने वाले हैं कि आप लोग अगर देख लेंगे तो वहीं से ही आपका नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट करें, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज लिख ली होगी आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं। अब अगर दूसरी बात करें कि कोरोना वायरस फैलने वाले तत्व किसके जरिए फैलते हैं, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो लिखिए कैसे फैलता है, कैसे फैलता है। जब ये बात करेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो इसमें दो चार बातें हैं, उनको याद रखना। पहला चीज है, क्या है कि खांसते
या फिर छींकते वक्त या फिर बोलते वक्त। खांसते, छींकते, बोलते वक्त क्या होते हैं, जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं, एयर ड्रॉपलेट, क्या, एयर ड्रॉपलेट। ये एयर ड्रॉपलेट का मतलब छोटे छोटे बबल जो हमारे मुंह से निकलते हैं जब हम खाते हैं या बोलते हैं ना, तो छोटे छोटे इस तरह से बबल्स निकलते हैं पानी के जैसे, उसमें टुकड़े रहते हैं छोटे छोटे, और ये हवा में जाके तैरने लगते हैं, और इसी में हमारे मुंह से निकलता है, इसी में वायरस भी चला जाता है, ये भी तैरने लगता है, और जब जो कोई इसके संपर्क में आया उसी के ऊपर यह बबल्स बैठ जाता है, उसको कोरोना हो जाता है। तो ये एयर ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है, ठीक है ना। तो खांसते, छींकते, बोलते वक्त एयर ड्रॉपलेट जो वायुमंडल में उड़ता है वो किसी अन्य के शरीर पर बैठ जाता है और उससे कोरोना हो जाता है। इससे सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, आपका मास्क लगाते हैं, यानी कि मास्क लगाओ रहोगे और हाथों में ग्लव्स पहने रहोगे तो आपको ये नहीं डैमेज कर पाएगा। तो ये चीज है सुरक्षा के लिए, प्रिकॉशन के लिए आप लोग मास्क इस्तेमाल करें। दूसरी अगर हम बात करें कि और क्या रीजन हो सकता है, तो अगर और बात करें तो एक रीजन और है कि मास्क का तो यूज हम लोग कर लिए इस तरह से, तो एक दूसरा रीजन है कि इन्वायरमेंट को लेकर बात है। इन्वायरमेंट को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि जो कोरोना है, यदि वातावरण में टेम्परेचर अधिक हो जाए तो कोरोना वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात की अगर वैज्ञानिक पुष्टि करें तो इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह बात सच में सत्य है, ठीक है ना। लेकिन कुछ वैज्ञानिक वहीं एक और निष्कर्ष या रिसर्च दिए हैं कि यदि टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाए तो कोरोना वायरस जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, यानी कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। तो आप लोग ये समझिए कि हमारी पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पर टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री तक पहुंचे, यानी कि हमारे भारत में राजस्थान सबसे गर्म इलाका है, वहां की अगर टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम ये 50 सेंटीग्रेड तक, या 55 तो बहुत ज्यादा हो गया, 50 तक ही रेयर एंड रेयरेस्ट जाता है, कभी कभार जो है 52-53 पहुंचता, नहीं तो रेयर रेयरेस्ट 50 ही जाता है। तो सोचिए 60 से 70 के बीच में सोचिए क्या हाल होगा, आदमी तो वैसे ही मरने लगेगा। जो हमारा 45 से 50 टेम्परेचर होता है इसमें आदमी एकदम परेशान हो जाता है, इस टेम्परेचर में रहने से। अगर 2-4-5 डिग्री और बढ़ जाए तो आदमी ही मरने लगेगा, पेड़ पौधे भी डैमेज होने लगे, क्योंकि आपके जो जलवायु से संबंधित वैज्ञानिक है वो लोग कह रहे हैं यदि सूर्य का तापमान 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग और अनेक ऐसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं आने शुरू हो जाएंगी जिससे पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक होगा, ठीक है ना। तो याद रखना कोरोना वायरस का तो यहाँ पे खत्म होने की संभावना ही नहीं है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, क्योंकि ये टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं तो खत्म होने की संभावना नहीं। संभावना सिर्फ एक है, क्या, कि अभी कोई दवा नहीं बनी है, आप लोग अपने बचाव ही आपकी सुरक्षा है। और बचाव के लिए आप लोग फेस मास्क लगाएं, यानी कि मास्क का यूज करें, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार आप लोगों से दूरी बनाए रखें, यही सब चीज है, आप लोग ये सारी चीजों को दिमाग में रखे रहना। तो इन्वायरमेंट को लेकर जो हमने बातें बताया है इसको भी आप लोग नोट कर लेना कि अभी तक कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं कर पाई है कि कोरोना वायरस वातावरण में टेम्परेचर बढ़ने से खत्म होता है। लेकिन एक चीज है, एक चीज क्या है, जब वातावरण का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर अधिक होने से हमने कहा था जो एयर ड्रॉपलेट हम लोग बोलते हैं, बोलते समय क्या होता है, जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं, एयर ड्रॉपलेट का मतलब ऐसे छोटे छोटे जो बबल होते हैं हमारे मुंह से जो निकलते हैं, इस टेम्परेचर ज्यादा होने से ये जो बबल है ये बबल क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएगा। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे जो वायरस होता है वो आपका डेड के पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि वो वायुमंडल में तैर नहीं पाएगा, सूख कर जमीन पर गिर जाएगा,
ठीक है ना। और जमीन पे गिरने का मतलब है कि वो डेड हो जाएगा। इसीलिए जिस जिस जगहों पर, जिस जिस प्रदेशों में या देशों में टेम्परेचर अधिक है, वहां पे कोरोना के मामले कम देखे गए हैं। इसीलिए क्योंकि आपके मुंह से जो वायरस या बबल निकलते हैं, ड्रॉपलेट, वो वातावरण के टेम्परेचर से ड्राई होकर सूख जाते हैं, तो वातावरण में नहीं फैल पाते, इसीलिए केसेज कम है। ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना वहां पर एकदम से खत्म है, वहां पर केसेज कम है, ये चीज आपका देखा गया है। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से एकदम कोरोना ही खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल यानी शराब पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, क्योंकि शराब अल्कोहल होता है और अल्कोहल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये भी तथ्य सिरे से नकार दिया गया है कि देखिए, अगर कोई अल्कोहलिक है यानी कि कोई ड्रिंकर है जो अल्कोहल यूज करता है, शराब पीता है, तो उसका लंग्स इफेक्ट करता है। एक तो लंग्स खराब कर रहा है पी कर वो, और दूसरी बात कोरोना वायरस भी डैमेज किसको करता है, लंग्स को। तो डबल तरह से वो आपके लंग्स को खराब किया जा रहा है। एक तो कोरोना वायरस को तुम और बढ़ने का एक तरह से उसे मौका दे रहे हो कि लंग्स पर वो बहुत अच्छी तरह से अटैक कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपका लंग्स ही डैमेज हो गया है शराब पी कर। तो आपके जो शराब पीने की तथ्य है उसको सिरे से आप लोग खारिज कर दीजिए, ये सही तथ्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना। आगे आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं इसको आप लोग नोट कर लिया करें। कुछ चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें छिपी रहती हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लिया करें। तो सैनिटाइजर को लेकर बात करते हैं। देखिए, सैनिटाइजर, जब हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं तो उसमें हमें चाहे सॉप हो या फिर आपका सैनिटाइजर हो, तो उसमें कुछ चीजें आपको देखनी होती है। अगर वो कंपोजिशन उसमें है तो आप आंख बंद करके उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब बहुत सारे सैनिटाइजर निकल चुके हैं, बहुत सारे सोप निकल चुके हैं, लेकिन जो कंपोजिशन आपको देखना, अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखिए, कुछ चीजें हैं। पहली चीज है, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखना होगा, यानी कि H2O2। यदि उस कंपोजिशन में H2O2 ही आपको मिल गया है तो ये याद रखना कि जो H2O2 होता है वो जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर उसमें है तो ठीक है, चाहे वो सॉप हो चाहे वो कोई भी आपका क्या हो, सैनिटाइजर हो। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा आपका अगर एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल, या फिर आइसोप्रोपिल है, क्या है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल है। तो एथेनॉल या आइसोप्रोपिल की अगर बात करें, यदि ये कंपोजिशन आपको दिख गया किसी सॉप या सैनिटाइजर में तो भी आप यूज कर ले, ये बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ये भी। तीसरी चीज है आपका ग्लिसरीन। अगर आप ग्लिसरीन की देख लेंगे, ग्लिसरीन जो होता है, अगर ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन भी जर्म्स और बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को किल करने का कार्य करता है। चौथा चीज अगर आपको देखना है तो वुड स्प्रे, वुड स्प्रे, वुड स्प्रे और आपका एल्कोहल, वुड स्प्रे या एल्कोहल हो गया, एल्कोहल। अगर इन चीजें, ये सभी चीजें है उसमें, एल्कोहल, एथाइल अल्कोहल जो होता है, ये सभी चीजों का कंपोजिशन है, तो वो आपका बेस्ट सैनिटाइजर या सॉप है, आप उसका यूज कर सकते हैं हैंड वॉश के यूज में। ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज सैनिटाइजर को लेकर हो गया। मास्क के लिए तो आप लोग क्लियर हो गए कि मास्क जरूरी है लगाना, हाथों को सैनिटाइज बार बार करना है। सैनिटाइजर लेना है तो ये कंपोजिशन आपको जरूर देखना है कि ये कंपोजिशन होने चाहिए उसमें। ठीक है ना। तभी आपका वो बेस्ट सैनिटाइजर होगा। आगे बात करते हैं, हमने सैनिटाइजर की भी बात कर लिया। अब बात करते हैं इलाज की लेकर। किस बात को लेकर? इलाज। कोरोना वायरस के अगर इलाज को लेकर बात करें कि इसके इलाज की बात क्या है, इलाज इसका एक ही है और वो सिर्फ एक बात कौन है, वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन है उसका इलाज, यानी कि एंटीडोट, यानी कि इस वायरस के खिलाफ आपका कोई भी एंटीडोट बने, यानी कि वैक्सीन बने, तो वही आपका हो जाएगा इलाज। तो एंटीडोट इसका इलाज है, यानी वैक्सीनेशन है, यानी कि आपका टीकाकरण, जिसे हम बोलते हैं टीकाकरण। अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन या एंटीडोट
वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक बना लिया और वो किसी व्यक्ति को दे दिया और वो काम कर लिया, तो क्या करता है ये करता है शरीर के अंदर जाने पर ही एक मेमोरी सेल डेवलप कर लेता है। क्या करता है? मेमोरी सेल डेवलप कर लेता है। और मेमोरी सेल का कार्य क्या होता है? जैसे ही जिस टीके से संबंधित उसमें एंटीडोट या वायरस को मारने की बात उसमें जो कंपोजिशन मिलाए गए हैं, जैसे ही वो वायरस बाहर से हमारे शरीर में घुसा, तो जो ये हमको एंटीडोट दिया गया है ये अपने याददाश्त बना लेगा, मेमोरी बना लेगा। वो तुरंत उसको पूरे शरीर में भ्रमण करेगा, जहां पर भी वो अटैक किया होगा वो वायरस, ये तुरंत इसके दिमाग में आ जाएगा और वहीं पर जाकर उसको किल कर देगा, वहीं पर मार देगा। यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन वायरस या डिजीज बैक्टीरिया कुछ भी आएगा उसको ये किल कर देगा। और किससे रिलेटेड होगा? जिसका ये वैक्सीन बनाया गया है उससे रिलेटेड वायरस बैक्टीरिया अगर आया तब ये उसको किल कर देगा, मार कर। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी। तो इसका एक ही इलाज है, क्या है वो हमने बता दिया, मेमोरी वैक्सीनेशन या एंटीडोट, जो कि क्या कार्य करता है? मेमोरी सेल डेवलप कर लेता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उससे संबंधित या वायरस आता है उसको किल कर देती है। यदि टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। तो याद रखना, हो सकता है वैक्सीन पर बहुत सारी बातें चल रही है, तो लुई पाश्चर ये कहाँ के थे? ये तो ये फ्रांस के थे। इन्होंने टीका के क्षेत्र में सबसे पहले टीका, यही चेचक का, कालरा का, इन सभी चीजों का इन्होंने टीका निजात किया था, विकास किया था लुई पाश्चर ने। ठीक है ना? तो ये दिमाग में रखे रहना लुई पाश्चर को। अगर ये तो टीकाकरण की हमने बात कर लिया, टीकाकरण की बात अगर कोई दवा की यूज करें तो भारत में कौन कौन सी दवाएं हैं जो यूज हो रही हैं, तो दवाओं के लेकर हम लोग बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार की दवाएं हैं जो यूज हो रही हैं। एक तो आपका एड्स की दवा को यूज किया जा रहा है, किसमें? कोरोना वायरस में। दूसरा आपका मलेरिया की दवा को यूज किया जा रहा है। किस दवा को? मलेरिया की दवा को यूज किया जा रहा है। अब एड्स की जो दवा है वो आपके दो प्रकार की दवा है जो एड्स के रोगियों को दिया जाता है। पहला है आपका लिपिनोवायर, लिपिनोवायर, और दूसरा है आपका रिटिनोवायर। क्या नाम है? रिटिनोवायर। तो लिपिनोवायर और रिटिनोवायर ये दो दवाएं एड्स के रोगियों को दी जाती है और यही दवा यूज किया जा रहा है कोरोना वायरस में। तो देखा गया है कि सेल डिवीजन जो करता है कोरोना वायरस, वो आरएनए का सेल डिवीजन करते हुए चला जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इसका पहला वाला जो वीडियो है कोरोना वायरस का, हमने उसमें पूरी प्रक्रिया ही बता दिया है कि किस तरह से कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को अटैक करता है। पूरी प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं, आरएनए को सेल डिवीजन के जरिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो ये उसी सेल डिवीजन को रोकने में मदद करता है, सेल डिवीजन नहीं होने देता है। और आपका यदि इम्यून सिस्टम अच्छा है तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो ये रिकवरी करके उस बैक्टीरिया को मार देता है और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कम यूज किया गया है, ज्यादा इसका असर नहीं देखा गया। जो ज्यादा यूज हो रहा है, जिसका ज्यादा असर देखा जा रहा है, वो मलेरिया का है और उस दवा का नाम है HCQ, यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विनीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरोक्विनीन ये दवा होती है मलेरिया की। इसी दवा का यूज किया जा रहा है आपका कोरोना वायरस में। ये बहुत ही किफायती, मतलब बहुत ही असरदार दवा है। ये कोरोना के लिए बहुत हेल्पफुल दवा है, इसीलिए इस दवा को आगे सरकार ने क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल HCQ के बारे में अभी आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे देंगे। तो दवाओं को लेकर हम लोगों ने बात कर लिया। तो ये सारी दवाएं थी जो भारत में यूज हो रही हैं। ठीक है ना? कुछ महत्वपूर्ण लिखिए, भारत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। भारत में महत्वपूर्ण तथ्य, और वो महत्वपूर्ण तथ्य किससे संबंधित बता रहा हूं? कोरोना से। तो लिखिए पहला, ये पहला क्या है? अब पहले में देखिए बहुत सारी चीजें। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य किससे पीड़ित, जो कोरोना से क्या हुआ? पीड़ित हुआ, तो वो आपका था केरल।
ठीक है ना। केरल में सबसे पहला केस आया था कोरोना का भारत में। दूसरी बात करते हैं, वो राज्य कौन सा था जहां पे सबसे पहले व्यक्ति मरा था, मृत्यु हुई थी। उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में ही पहला केस आया था जहां पर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ऐसा राज्य कौन सा है जो सबसे पहले कोरोना से, तो जो कोरोना से तो पीड़ित है लेकिन वहां पे कोई व्यक्ति नहीं मरा, सभी लोग ठीक हो गए और पूर्णतः कोरोना मुक्त प्रदेश बन गया है। तो लिख लीजिए कोरोना मुक्त। कोरोना मुक्त कौन सा बना है, तो कोरोना मुक्त बना गोवा और मणिपुर। तो लिख लीजिए गोवा, मणिपुर, ये हो गया। ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, सबसे पहले जिसने कौन सा लॉकडाउन लगाया, तो राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। फिर बात करते हैं ऑपरेशन सीड। ऑपरेशन सीड किस देश ने चलाया, किस प्रदेश ने चलाया, तो दिल्ली ने ऑपरेशन सीड चलाया था कोरोना को लेकर। फिर रोबोट का इस्तेमाल यानी कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल किस प्रदेश ने किया, तो रोबोटिक्स का यूज किसने किया था, आपका झारखंड ने। झारखंड ने कोरोना के लड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, और रोबोटिक्स का यूज किया। अगर और थोड़ी सी बात करें कि अपने भारत में कौन सा शैक्षणिक संस्थान यानी कि कौन से आईआईटी है जिसने कोरोना किट बनाई, तो लिख लीजिए शैक्षणिक संस्थान की यदि बात करेंगे, शैक्षणिक संस्थान, तो वो शैक्षणिक संस्थान आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली जिसने सबसे पहले क्या बनाया, कोरोना किट बनाया। क्या बनाया, कोरोना किट। तो ये चीज आप लोग लिख लिए कि भारत से संबंधित महत्वपूर्ण ये सारे तथ्य हैं, इन सभी चीजों को आप लोग लिख लें, फिर आगे हम आपको और बताते हैं, तब तक आप लोग नोट करें। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर चलते हैं जल्दी, क्योंकि जितना ज्यादा चीज हम आपको बता देंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि कोरोना से संबंधित कितने सारी चीजें हैं उनको बताना है, तो यहाँ पे टाइम नहीं खराब करना हम लोगों को। तो अगर हम बात करें, भारत की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी तकनीक में अगर बात करें तो भारत ने किस स्वदेशी तकनीक के जरिए जो कोरोना किट बनाया, उस कोरोना किट का क्या नाम था। स्वदेशी तकनीक के जरिए जो टेस्ट बनाया, कोरोना की टेस्टिंग जो की जा रही है, उसका नाम क्या है। तो कभी कभी नाम पूछ लेगा, तो जो किट है उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। ये क्लियर हो गया। जो टेस्ट है उसका नाम है आरटीपीसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। आप लोग लिख लेना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये आपका टेस्ट है, इसी के जरिए कोरोना का पता लगाया जाता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। यह स्वदेशी तकनीक है, हमारे भारत ने खुद इसको बना लिया है, हमें किसी देश पर निर्भर नहीं है कोरोना के टेस्ट के लिए, ठीक है ना। कोरोना किट के लिए जो हमारा देश ने सबसे पहला बनाया उसका नाम है पैथो डिटेक्ट, उस किट का नाम है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी चीजों को भी नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। आगे आपकी बात अगर शैक्षणिक संस्थान की तो कर ही लिया, ऑपरेशन सीड की बात कर लिए, रोबोटिक्स का भी यूज कर लिए हैं। कुछ एक आध पॉइंट और हैं, जैसे एक अभी कुछ हमले हुए थे, मतलब डॉक्टर लोग आए थे मरीजों को ले जाने के लिए ताकि उनका इलाज किया जाए, और वो मरीज और उनके आसपास के लोग उस डॉक्टर पर ही हमला कर दिए। तो उनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत यदि कोई डॉक्टर पर हमला या उसके अस्पताल या किसी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, तो उस अधिनियम के तहत उस मरीज को सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो उस मरीज को या जो भी हानि पहुंचा रहा है उसको भी, ऐसा बात नहीं मरीज को ही, तो उसको सजा दी जाएगी। तो वो अधिनियम आपसे पूछ लेगा, तो उस अधिनियम का नाम लिख लीजिए महामारी अधिनियम
1945। ठीक है ना। अंग्रेजी में महामारी को क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। पेंडेमिक किसे बोलते हैं? वैश्विक महामारी को। इसीलिए आप ये कौन सा होगा? एपिडेमिक। एपिडेमिक रूल्स 1945 के तहत ये रूल 1945 में बना था। ये रूल क्या कहता था? ये रूल को जान लीजिए। दो चीज बताता है। बोलता है कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो आपके भारत में राज्य हैं, ये दोनों लोग मिलकर, यदि भारत में कोई महामारी आती है तो ये दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे। ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कोई कंपटीशन की बात नहीं है, कोई भेदभाव की बात नहीं होगी। सहयोग के जरिए दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे। तो भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। ये महामारी अधिनियम 1945 का कानून बनाता है। इसी कानून के तहत जो सजा की प्रावधान की बात किया गया अभी, जो कोई भी डॉक्टर को हानि पहुंचाएगा या उसके अस्पताल को या डॉक्टर को मारने की कोशिश करेगा, उसके तहत उसे मिनिमम 3 मंथ की सजा या फिर मैक्सिमम 7 साल की सजा होगी। मैक्सिमम 7 साल की, मिनिमम 3 महीने की। तो ये किस कानून के तहत है? महामारी अधिनियम 1945 के तहत। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीजें हम कोई भी एस्पेक्ट छोड़ेंगे नहीं, सभी चीजों को आपको हम पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने कर लिया। अब आते हैं प्लाज्मा वाला, हो ही गया हमारा प्लाज्मा थेरेपी। अब है, हमने कहा था आईसीएमआर को लेकर बात किया था जब हमने टीकाकरण की बात की, तो आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। आईसीएमआर, ये आईसीएमआर क्या है? पहले आईसीएमआर का फुल फॉर्म लिखिए। या लिखिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा? भारतीय आयुर्विज्ञान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र, ये आपका होगा किसका? आईसीएमआर का फुल फॉर्म। अगर आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मंत्रालय अगर पूछ लेगा तो लिख लीजिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। परिवार कल्याण मंत्रालय। यानी कि अगर मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसी के अंतर्गत आपका आता है। कौन? आईसीएमआर। यदि आईसीएमआर की हेड की बात करें कि इसमें हेड कौन होता है, तो यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर होता है। और यूनियन मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन सिंह राठौर। हर्षवर्धन राठौर है। हर्षवर्धन राठौर। ठीक है ना। तो हर्षवर्धन राठौर मत लिखिए, हर्षवर्धन है। ठीक है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है ना। तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं जो सबसे हेड है। यदि यहीं पे बोले कि जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर का डीजी कौन है, जिसे सचिव बोलते हैं, या महानिदेशक कौन है? सचिव या महानिदेशक यदि पूछा जाएगा तो वो कौन है? तो वो लिख लीजिए डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर बलराम भार्गव। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आईसीएमआर का मुख्यालय पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय लिख लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। इसके हेडक्वार्टर की बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग लिखिए, फिर हम इसको मिटाकर फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसको मिटाते हैं।
अब देखिए आगे इसी में आईसीएमआर की अगर बात करें तो आईसीएमआर की कहानी अगर बात करें तो 1911 में आईसीएमआर का नाम इरफा था। क्या नाम था? इरफा। यानी कि इसकी बात करें तो इंडियन इंडियन आर से आपका क्या हो जाएगा? आर का मतलब यहाँ पे रिसोर्स होगा, इंडियन रिसोर्सेज हो जाएगा। तो एक मिनट, अगर हम इसको बात करें, इरफा था कि क्या था, आई थिंक हाँ इरफा ही था। तो अगर इरफा था, ये आगे जाके किसमें 1949 में इसका नाम क्या हुआ बदलकर आईसीएमआर पड़ा। ठीक है ना, क्लियर है? इरफा ही था, इरफा। दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन हाँ क्लियर हो गया, इरफा ही था। तो 1911 में आईसीएमआर का क्या नाम था? इरफा था। और यह 1949 में इरफा से बदलकर क्या हो गया? आईसीएमआर हो गया। तो इसका अगर फुल फॉर्म लिखना होगा तो इंडियन, आर से होगा रिसर्च, इंडियन रिसर्च फंड फंड ऑर्गेनाइजेशन। ए का मतलब कुछ नहीं है, फंड में एफ ए जोड़ दिए तो फंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इंडियन रिसर्च फंड ऑर्गेनाइजेशन 1911 में इसका नाम था। 1949 में जाकर यह आईसीएमआर में हो गया। आईसीएमआर का हमने फुल फॉर्म लिखवा दिया। यदि बोले आईसीएमआर काम क्या करता है तो ये देखिए, ये अपेक्स बॉडी होती है। अपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है? ये शीर्ष निकाय है। क्या है? शीर्ष निकाय है। किस चीज का शीर्ष निकाय है? मेडिकल के क्षेत्र में यह शीर्ष निकाय होती है। ठीक ना, सबसे बड़ा यदि मेडिकल में है कोई क्षेत्र तो उसको बोलते हैं आईसीएमआर। ठीक है ना, मेडिकल के क्षेत्र में। और यह काम क्या करती है? तो इसका काम ही है, हमने क्या बोला था, मेडिकल रिसर्च, यानी कि एमआर, यानी कि मेडिकल का रिसर्च करना इसका कार्य होता है। तो अगर इसके कार्य की बोले तो मेडिकल रिसर्च का ही इसका काम होता है आईसीएमआर का। चूंकि कोरोना वायरस से संबंधित है तो मेडिकल यानी कि दवाओं से संबंधित बात होगी तो आईसीएमआर की चर्चा तो होनी ही होनी है, इसीलिए हम आईसीएमआर को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आईसीएमआर का कार्य क्या है? मेडिकल की रिसर्च करना, बहुत सारी दवाओं की शोध करना, कार्य करना, उनमें बहुत सारी चीजों की तो ये होती है। ये मेडिकल के क्षेत्र में सबसे एपेक्स बॉडी होती है, शीर्ष निकाय होती है। ये चीजें हमने आपको बताया। अगर आईसीएमआर की बात करें और तो आईसीएमआर जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, यह क्या काम करता है? तो जब भी इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो दो काम, एक है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन, आप लोग नॉन लिख लीजिए, अच्छा पूरे लिख लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। तो एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है गैर संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग ये होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है बच्चों? संक्रामक रोग। क्या होता है? संक्रामक रोग। ये क्या होता है? ये जो आईसीएमआर होता है, आईसीएमआर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज की रिसर्च के लिए काम करता है। तो किस चीज के लिए? इनके रिसर्च के लिए, इनके रिसर्च के लिए कार्य करता है। अब पहले बात तो हमें सर ये नहीं समझ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो देखिए, ऐसी बीमारियां जो छूने से ना फैले, ऐसी बीमारियां जो छूने से ना फैले उसे बोलते हैं गैर संक्रामक रोग। जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो क्या उसके साथ खाना पीना या उठने बैठने से उस दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज होगा? नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को है पर्टिकुलर उसी व्यक्ति को रहेगा, छूने से नहीं फैलता है, ये हो गया। अगर हम बात करें एचआईवी या फिर एड्स हो गया, ये सारी बीमारियां क्या छूने से फैलती हैं? नहीं फैलती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी गैर संक्रामक रोग में आएंगी। अगर संक्रामक रोग की बात करें तो ऐसी बीमारियां जो छूने से फैलती हैं। मेरी बात करें चेचक, चेचक जिसे हम लोग गांव में क्या कहते हैं, छोटी माता बड़ी माता निकल गई हैं, तो वो बताइए छूने से फैलता है कि नहीं? उसके यहाँ जाओगे तो आपके भी वो वायरल बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाएगा, तो छूने से फैलता है। ये चेचक की बीमारी हो गई।
कुछ लोग होता है आपका जो कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ वाले भी उसमें आता है, तो कुष्ठ भी लिख लीजिए। आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी कि टीबी की जो बीमारी होती है, टीबी की बीमारी भी छूने मतलब कि यह संक्रामक है, फैलती है ये, ठीक है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस हो गई, ये सभी चीजें जो बीमारियां होती हैं संक्रामक, तो इन सभी बीमारियों पर रिसर्च करता है, या अन्य ऐसी जो बीमारियां हैं, ये तो एग्जाम्पल में बताएं, कुछ अन्य नई नई बीमारियां जो निकल रही हैं वो भी इन्हीं दोनों बीमारियों, इन्हीं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में डाली जाएंगी, तो इन्हीं कैटेगरी में होगी, उन्हीं का रिसर्च करने के लिए आईसीएमआर कार्य करता है, ठीक। तो ये आप इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, आईसीएमआर के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए। अगर आईसीएमआर के थोड़ी सी फंक्शन की बात करें कि इसका कार्य बताइए क्या है, ऑब्जेक्टिव तो हम सीख लिए, इसका कार्य क्या है, तो हमने बताया कि इसके कार्य है मेडिकल रिसर्च के बारे में, क्या, मेडिकल रिसर्च। और यह किस तरह से रिसर्च कराता है, दो जगहों पर, एक तो आपका रीजनल लेवल पर, और दूसरा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पर रिसर्च होगा, और रीजनल लेवल पर यानी कि निजी क्षेत्र या क्षेत्रीय लेवल पर रिसर्च करेगा, और राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर रिसर्च करेगा। तो राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर इसके 26 यूनिट हैं कुल, यानी कि कितनी यूनिट है, 26 यूनिट है, और रीजनल लेवल पर इसके कुल कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट है। तो ये रीजनल लेवल पर क्या, जहां पर भारत को ले लीजिए, भारत में ऐसे स्थानों की पहचान की जाती है जहां पर सबसे अधिक बीमारी फैलती है, तो उस स्थानों पर रीजनल लेवल की ये आती है यूनिट, वहां पर इन लोगों का इलाज के लिए रिसर्च करती हैं, ठीक है ना। तो ये रीजनल लेवल पे 6 है भारत में, और नेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत की यदि बात करें तो कुल 26 है। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो फंक्शन में आप लोग क्लियर हो गए कि यह क्या करता है, रिसर्च का कार्य करता है, ये सारी चीजें आपको आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। हमने पिछले अभी आगे पहले बताया था कि वैक्सीन की जब बात किया था, वैक्सीन की, तो वैक्सीन में हमने बताया था, वैक्सीन या एंटीडोट की जब बात करेंगे तो भारत अभी अक्टूबर के महीने में, आने वाला जो अक्टूबर का महीना है, उसमें आपका आईसीएमआर जो है एक वैक्सीन अक्टूबर में लॉन्च कर रहा है, और वो आईसीएमआर और एक है सीएसआईआर, ये दो संस्थाएं हैं, ये भी एक वैक्सीन लॉन्च कर रही हैं। अक्टूबर महीने में इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल चालू हो जाएगा, ठीक है ना। प्री क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर महीने में दो आपकी वैक्सीन बन रही है, कौन बना रहा है, एक तो आपका आईसीएमआर बना रहा है, दूसरा आपका सीएसआईआर बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा। दूसरी बात करें कि कुल हमारे जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की कुल 30 शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, 30 शाखाएं हैं। इन 30 शाखाओं ने भी क्या किया है, रिसर्च किया जा रहा है इनके जरिए, और ये जो है 8 वैक्सीन बना रही हैं, 8 वैक्सीन आने की चांस है। कब ये चालू होगा, अक्टूबर महीने में इसकी। यदि आईसीएमआर और सीएसआईआर की बात करें तो ये लोग कुल 6 वैक्सीन बना रहे हैं, जिसमें से 2 वैक्सीन अक्टूबर के महीने में आएगा जिसका ट्रायल शुरू होगा, और 4 वैक्सीन बाद में आएगा। लेकिन जो आपके निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र वाले जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग 8 वैक्सीन बना रहे हैं, और वो आपका अक्टूबर के महीने में ही चालू हो जाएगा। यानी कि टीकाकरण के क्षेत्र में भारत अब बहुत तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है, और 2-3 महीने में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। आई थिंक ये सारी बात क्लियर हो गई है ना। तो वैक्सीन को लेकर ये बात आप लिख लीजिएगा, वहीं पर जहां पे हमने वैक्सीन को बताया था वहीं पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या आगे ही नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आईसीएमआर की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर ने क्या किया है, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, नेशनल टास्क फोर्स। इस नेशनल टास्क फोर्स के जरिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई के जरिए क्या किया है, HCQ जो मलेरिया की दवा होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा, इस पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करवा दिया है, यानी कि नियंत्रण करवा दिया है। किसके जरिए, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के जरिए
हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा पर नियंत्रण करवाया आईसीएमआर के जरिए। नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया, उसके जरिए डीसीजीआई को निर्देश दिया गया और वो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा को नियंत्रित कर दी है, यानी कि प्रतिबंधित कर दी है। तो ये सारी बातें हमने आपको आईसीएमआर के बारे में बताई। आगे की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर की चर्चा हो गई, अब हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की भी आप लोग बात समझ लीजिए, लिख लीजिए। हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा को क्या कर दिया गया है, अभी हमने बताया, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर यह प्रतिबंधित कर दिया गया तो किसके जरिए, शेड्यूल H1 ड्रग के जरिए। तो लिख लीजिए, किसके जरिए, शेड्यूल H1 ड्रग घोषित किया गया। इसे क्या घोषित किया गया है, शेड्यूल H1 ड्रग घोषित किया गया है। अगर किसी भी दवा को शेड्यूल H1 ड्रग घोषित कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री पर क्या लग जाता है, प्रतिबंध लग जाता है। यानी कि उसकी जो बिक्री होगी, बिक्री पर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि बिक्री अब आसानी से नहीं हो पाएगी। आप जाएंगे HCQ की दवा लेने मेडिकल स्टोर पर, आपको दवा नहीं मिलेगी। आपको दवा फिर कब मिलेगी, जब डॉक्टर आपको पर्चे पर लिख कर देगा। डॉक्टर क्या करेगा, पर्चे पर क्या करेगा, लिख कर देगा, तभी आपको दवा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, शेड्यूल H1 ड्रग घोषित कर दिया गया है, किसे, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। इससे पहले जो दवा होती थी आपका, कौन सा, हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की जो दवा होती है, उस पे उसके लेबल पर कुछ लिखा नहीं होता था। लेकिन अब जब से घोषित कर दिया गया है, H1 के शेड्यूल में इसे डाल दिया गया है, तब से इस पर दो चीजें लिखी रहती होती। अगर कोई इस दवा को लिया होगा तो उस दवा पे लिखा होगा, एक चीज लिखा होगा, सेल प्रिस्क्रिप्शन ओनली। क्या लिखा होगा, सेल प्रिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है ना। तो पहली चीज वहां पे लिखा होगा कि यह जो बिक्री है, यह प्रिस्क्रिप्शन है, कि किसी खास कंडीशन में ही इसको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी को ही मिल जाएगी, डॉक्टर लिखेगा तभी तो। इसीलिए उस दवा के लेबल पर ही लिखा रहेगा सेल प्रिस्क्रिप्शन ओनली। दूसरा लिखा रहेगा अगेन सेल्फ मेडिकेशन। तो लिख लीजिए, दूसरा लिखा होगा अगेन सेल्फ मेडिकेशन, अगेन सेल्फ मेडिकेशन। तो ये दो चीजें आपकी दवा पर लिखी रहेंगी। हो सकता है किसी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और जो ये आपका शेड्यूल H1 के तहत ड्रग घोषित किया गया, ये कौन सा शेड्यूल है, कौन सा नियम था, ये नियम की अगर हम बात करें तो उस नियम को भी लिख लीजिए, लिख लीजिए उस नियम को। तो वह नियम था आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के तहत क्या किया जाता है, हमने अभी बताया कि शेड्यूल H1 ड्रग घोषित किया जाता है, ड्रग घोषित किया जाता है। यानी कि इसके तहत फिर निर्यात पर क्या कर दिया जाता है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि अब हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की दवा को बेचा नहीं जा सकता है, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आई थिंक ये बात क्लियर। अच्छा, हमने वो महामारी अधिनियम में 1945 लिखवाया था ना, तो वहां पर आप लोग जाना, जहां पर एपिडेमिक रूल्स बताया था, वहां पर 1897 कर लेना, वो 1897 में आई थी। ये है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ये 1945 है, ठीक है ना। तो वहां पर जो महामारी अधिनियम कानून था, वहां पर 1897 आप लोग कर लीजिए। इतना थोड़ा सा गलती हो गई, तो वहां पर इसको क्लियर कर लेना। वो 1897 में रूल बना था। कौन सा, महामारी अधिनियम कानून 1897, ठीक। तो वहां पे आप लोग जाकर उसको क्लियर कर लेना। तो ये चीजें आपको हमने
हाइड्रोक्लोरोक्विनीन के बारे में बताया। लेकिन एक बात है कि इस दवा का कौन यूज नहीं कर सकता है, इसको लिख लीजिए, कौन यूज नहीं करेगा। तो लिख लीजिए, लेस देन 15 ईयर्स के जो बच्चे होंगे वो नहीं यूज कर पाएंगे, ग्रेटर देन 60 ईयर्स के जो एडल्ट होंगे वो लोग इसका नहीं यूज कर पाएंगे। यानी कि इतने साल में जो पर्सन है या जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, वो इस दवा का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि बिलो 15 ईयर्स चाइल्ड एंड ग्रेटर देन 16 ईयर्स ओल्ड पर्सन आर नॉट यूज दिस, किसको, दिस ड्रग, ठीक है ना, दिस हाइड्रोक्लोरोक्विनीन ड्रग इज नॉट यूज। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो इनके किडनी पर बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, किडनी पे ये असर करने लगेगा और हार्ट से संबंधित बीमारियां आने लगेगी। तो हार्ट और किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए इतने साल या इतने साल के जो बच्चे हैं इनमें इन दवा का यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका कुछ सुझाव है, ये सुझाव के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन की भी बात कर लिया, ICMR की बात कर लिया, भारत के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य जो थे उसकी, और हमने आपका फिर हमने किसके बारे में चर्चा किया, कोरोना वायरस के प्रकार की भी चर्चा कर लिया, सैनिटाइजर की बात कर लिया, वातावरण की बात कर लिया। आई थिंक कुछ व्यक्ति हैं, लिख लीजिए, निधन, कुछ व्यक्तियों के निधन की बात करते हैं जो कोरोना वायरस से क्या हुए हैं, कोरोना वायरस से मरे हैं। सिर्फ कोरोना वायरस से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के आपके नाम लिखना है। तो पहला आप लोग लिखेंगे कि नॉर्मन हंटर, पहला लिखें नॉर्मन हंटर। जो नॉर्मन हंटर थे ये आपके थे फुटबॉलर, फुटबॉलर थे, इनकी भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और ये कहाँ के थे, आपके इंग्लैंड के, लिख लीजिए इंग्लैंड के थे, इनकी मृत्यु हो गई। दूसरी बात है आपका मारिया टेरेसा, लिख लीजिए मारिया टेरेसा। मारिया टेरेसा स्पेन की राजकुमारी थी, स्पेन की राजकुमारी थी, इनका निधन हो गया है। इनको आपको रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था, रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तीसरा आप लिखिए थॉमस साइफर, लिखे थॉमस साइफर। ये जो थॉमस साइफर थे वो जर्मनी के थे, और जर्मनी के क्या थे, ये वित्त मंत्री थे, जर्मनी के वित्त मंत्री थे। इन्होंने क्या कर लिया है, आत्महत्या कर लिया। क्यों, कोरोना के वहां पर फैलते प्रकोप के जरिए ये जर्मनी के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस साइफर, इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो अगला लिखें आजम खान, आजम खान। ये आजम खान आपके खिलाड़ी थे, कहाँ के, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन से, स्क्वेशर खिलाड़ी थे। तो लिख लीजिए पाकिस्तान के स्क्वेश खिलाड़ी, स्क्वेश खिलाड़ी थे, यानी कि जो खेला नहीं जाता है स्नूकर वाला, वही वाला। तो आजम खान जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, ये भी, इनकी भी मृत्यु हो गई है। अगला लिखें आप लोग केन शिमुरा, केन शिमुरा। जो केन शिमुरा थे इनकी भी मृत्यु हो गई है। ये क्या थे, कॉमेडियन थे, कॉमेडियन थे। कहाँ के कॉमेडियन थे, तो USA यानी कि अमेरिका के कॉमेडियन थे। इनकी भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। आई थिंक ये सारी बात आप लोग लिख लिए होंगे। एक चीज और लिख लीजिए, जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के PM, उनका नाम है मॉरिस जॉनसन। क्या नाम है, मॉरिस जॉनसन। ये भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, इनका इलाज चला, ये ठीक हो गए, ये मरे नहीं, ये क्या हो गए, ठीक हो गए। तो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, तो मॉरिस जॉनसन ब्रिटेन के PM थे, ये ठीक हो गए। तो ये निधन से संबंधित महत्वपूर्ण हस्तियां। वैसे भारत में ऋषि कपूर और इरफान खान जो है वो भी एक्टर लोग मरे, लेकिन वो कोरोना से नहीं, उनको कैंसर की बीमारी हुई थी, इसीलिए उनका नाम नहीं आएगा, ठीक ना। वो लोग अपनी बीमारियों से पीड़ित थे इसलिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य।
महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करें तो देखिए 1720, 1820, 1920, 2020। अगर बात करें 100 साल की बात है, इन 100 साल में बीमारियां उपजी हैं, ये इतिहास में दिखाया गया है। तो जरा देखें कौन सी थी। पहली जो आपकी बीमारी थी वो थी प्लेग, 1720 में आई थी प्लेग बीमारी। 1920 में जो बीमारी आई थी वो थी कालरा। कौन सी बीमारी थी? कालरा। 1820 में आई थी। 1920 में जो आई थी वो थी स्पेनिश फ्लू। कौन सी बीमारी थी? स्पेनिश फ्लू थी, ये बीमारी आई थी। और 2020 में आपका कौन सा है? कोरोना वायरस। कौन सा? कोरोना आया है। तो इसके बारे में चर्चा कर लिए। ये प्लेग कहाँ से आया था? तो प्लेग आपका आया था फ्रांस से। फ्रांस से आया था। यदि भारत में बात करें तो भारत में सूरत और मुंबई ज्यादा ही प्रभावित रही थी इससे। यदि कालरा की बात करें तो भारत यानी कि इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे देश जो हैं कालरा से प्रभावित थे। स्पेनिश फ्लू की बात करें तो स्पेन से निकला था स्पेनिश फ्लू। और कोरोना वायरस की बात करें तो यह कहां से निकला था? चीन से निकला था। स्पेनिश फ्लू क्या है? ये H1N1 बीमारी है। जब भी H1N1 की नाम आएगा तो किससे होगा? ये शुअर से यानी कि पिग से संबंधित बीमारी होगी। जब भी कालरा की बात आएगी तो कालरा जो होता है दूषित पानी या दूषित भोजन करने से संक्रमण फैलता है कालरा का, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए दूषित पानी या दूषित भोजन से कालरा होता है। स्पेनिश फ्लू H1N1 के जरिए, सुअर के जरिए फैला था। अभी तक के पूरे विश्व के इतिहास में देखा जाए सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या स्पेनिश फ्लू से ही हुई है। करोड़ों लोग मरे थे इसमें। वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हुआ था, ये अधिकतर लोगों में वायरस एक दूसरे से फैलता गया क्योंकि सैनिक लोग थे और आपस में साथ में ही रहते थे, तो बहुत लोगों में ये फैला। क्योंकि वर्ल्ड वार था, विश्व युद्ध था, तो करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए। जहाजों से ये अपने अपने देश जहां जहां पर गए, पूरे विश्व में इस तरह से फैलता चला गया था। यदि प्लेग की बात करें तो ये फ्रांस से फैला था। प्लेग क्या होता है? ये सुअर से फैला था। सुअर में सॉरी, ये चूहा और एक होता है पीसू। चूहा और पीसू चूहे के जरिए, चूहे जैसा ही होता है, जिसे छछूंदर बोलते हैं अगर आप लोग देखेंगे तो। चूहा और पीसू के जरिए यह बीमारी फैली थी, महामारी, जिसे प्लेग कहते हैं। तो ये सारे जो इतिहास हैं देखे, 100 सालों के इतिहास में आया और इसे महामारी, वैश्विक महामारी घोषित किया है WHO ने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को याद रखे रहना है। कहीं पर कोई भी बीमारी से संबंधित अगर बात आ रहा है तो आप लोग दिमाग में रखे रहना। अगर इसी में बात करें तो एक आपका आया था निपाह वायरस। क्या आया था? निपाह वायरस आया था। और जो ये निपाह वायरस था, हमने आपको बताया था कि केरल से चमगादड़ों से निकला था। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो निपाह वायरस है वो फलों पर जो है बैठता था और जो भी फल को खाता था वो निपाह वायरस उसको हो जाता था, बहुत तेज बुखार होता था और ये लाइलाज बीमारी है। तो जब भी निपाह वायरस की बात आ जाएगा तो दिमाग में रखे रहना, निपाह वायरस कहाँ से आया था? आपका केरल से। और इसका बताया गया था कि नारियल और जो फल होता है उसको लोग ना खाएं, सलाह दी गई थी। तो ये दिमाग में याद रखे रहना। एक अभी आया था हमारे भारत में चमकी बुखार। क्या आया था? चमकी बुखार आया था। इसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा लोग बुखार हो जाता था, अति तीव्र ज्वर होता था। और ऐसा देखा गया था कि एक ऐसे बैक्टीरिया या एक ऐसा कीड़ा पाया गया था लीची में। तो लीची भी खाना प्रतिबंधित हो गया था। लीची में कोई बैक्टीरिया आ गया था, तो उस वजह से उसको जो खाया था तो उसको चमकी बुखार हो गया था। तो मुजफ्फरपुर का लीची ही बिकना बंद हो गया था। हमारे यहाँ पे तो लीची कोई खाता ही नहीं था। तो इस तरह से ये चमकी बुखार भी आया था, ठीक है ना। अगर बात करें, एक है आपका जिसे हम बात करें तो स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा। जरा देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बीमारियों की बात कर लेते हैं। अगर आई है स्वाइन फ्लू की बात करें और इन्फ्लुएंजा फ्लू।
स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा फ्लू की यदि बात करें तो दोनों ही बीमारियां 2009 में आई थी। जो इन्फ्लुएंजा फ्लू थी वो मैक्सिको की थी।